एवरीवन, आज है हमारा डे 1 आगरा में और अभी हम निकल रहे हैं फतेहपुर सिकरी के लिए। फतेहपुर सिकरी जो है हमारे होटल से आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और हमने यहाँ एक टैक्सी किया हुआ है। टैक्सी नियर अबाउट 2000 के करीब लेता है। आप जब आओगे तो हो सकता है कुछ कम बेसी वैरी करे। तो अभी हम निकल रहे हैं फतेहपुर सिकरी। तो ये है मार्केट, हमारे होटल से बाहर निकलने के बाद ये एक मार्केट है जो कि डायरेक्ट ताजमहल तक जाता है। लेकिन ताजमहल जो है हम कल विजिट करेंगे अर्ली मॉर्निंग में, तो अर्ली, क्योंकि आज ना लोकल की यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। पार्ट है। अच्छा, एक पार्ट में पैलेसेस हैं, एक पार्ट में रिलीजन मुस्लिम रिलीज का बना हुआ है। अच्छा। मास्क है, एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है और प्लस उसमें शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। अच्छा, टोटल 46 पॉइंट है। अच्छा। दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, इस तरीके से 46 पॉइंट है। अच्छा, 2.5 आवर विजिट लगेगा गाइड के साथ। विदाउट अच्छा। गाइड नहीं घूम सकता, नहीं घूम सकते क्योंकि बहुत बड़ा पॉइंट है वो। अच्छा और आपको अच्छा लगेगा गाइड लेके। हाँ हाँ। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं यहाँ फतेहपुर सिकरी। तो अभी हम यहाँ से CNG बस चलती है, उस बस में बैठ करके फिर जामा बहुत सारे जो इनके टूरिस्ट प्लेसेस हैं इस कैंपस के अंदर वहाँ पे जाएंगे। और हमारे साथ एक गाइड सर भी हैं। ठीक है, तो ये हमें गाइड करेंगे। अपना भी शॉप है ना इसके अंदर, ये जो दरगाह वाला पार्ट है ना, हाँ, ये हाँ। सारी दुकानें वहाँ हुआ करती थी। अच्छा। और लॉ एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको रिमूव कर दिया, वहाँ से हटा दिया। तो ये लैंड उनके लिए प्रोवाइड कर दी गई है। अच्छा। ये पूरा उत्तर प्रदेश अंडरटेकिंग में आता है पूरा, और इसलिए वो पार्किंग भी यहीं ली है। अच्छा। क्योंकि जब वो दुकानें हैं पार्किंग नहीं होंगी तो। दोस्तों अभी हम आ गए हैं गुलिस्तान पार्क के पास और यहाँ से CNG बसेस चलती हैं जिनकी टिकट की प्राइस 20 रुपीज़ पर हेड होती है। लेकिन अब अगर आप आने जाने दोनों की टिकट लेते हो तो 30 रुपीज़ में हो जाता है। ये देखिए अभी हम आ गए हैं गुलिस्तान टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये है हमारी टिकट्स आने और जाने, मेरे और मनोज दोनों की टिकट्स हैं, यहाँ आने और जाने दोनों तरफ की। दोस्तों हमारे सामने अभी ठीक देखिए ये बिरबल का महल दिख रहा है, दो मंजिला है। और बिरबल राजा अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्न थे राजा बिरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैज़ी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याज़ा, फ़कीर, अज़ियाउद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना। पर उसमें सबसे पहला नाम था राजा बिरबल का। अब आप राजा बिरबल को ही ये इजाज़त थी कि वो महल के अंदर रह सकते हैं। उनका हाथी दरवाज़ा मुग़ल काल में अकबर के राज्य में जो भी व्यापारी लोग आते थे वो यहीं पे रुके थे। यहाँ पे बहुत सारे सराय बने हुए। दोस्तों मुग़ल काल में तो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, आज के जैसा तो था नहीं कि बस एक व्हाट्सएप पे मैसेज में भेजा और तुरंत विदिन सेकंड सामने वाले को रिसीव हो गया। तो उस समय क्या होता था,
कबूतरों का जो जखीरा को ना यहाँ पे रखते थे और उन्हें ट्रेंड करते थे। तो युद्ध के समय जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो अपने महल में वो इन कबूतरों के थ्रू मैसेजेस भेजते थे, या जो भी इम्पोर्टेंट उनके साम्राज्य से रिलेटेड मैसेजेस का आदान प्रदान करना होता था, कबूतरों के थ्रू ही आदान प्रदान होता था। तो फाइनली वो मोमेंट आ गया है इतिहास की सबसे प्रसिद्ध। मुग़ल साम्राज्य में बस 2 महारानियाँ जो हैं, जो प्रिंसेस, वो बहुत ही फेमस थी। एक तो अब मुमताज़ बेगम और दूसरी जोधा बाई। तो अभी मैं आ गई हूँ जोधा बाई महल के पास। तो जैसा कि दोस्तों इतिहास में कहा जाता है कि जोधा बाई ने अकबर से कुछ प्रोमिसेस लिए थे शादी से पहले। उन्होंने कहा था कि वो उन्हें मंदिर में पूजा करने की इजाज़त दी जाए उनके महल में, और वो अपना किचन में वो खुद खाना। तो ये है जोधा बाई का किचन, जहाँ पे वो अपने लिए खुद खाना बनाती थी। और चूँकि वो शाकाहारी थी तो खुद अपना खाना बनाती थी। और ये है जोधा बाई का किचन। दोस्तों अभी मेरे सामने है जोधा बाई का महल, जिसमें वो ठंड में बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती थी तो ये विंटर के लिए उनके लिए अलग महल था। तो ठंड के समय में जोधा बाई यहाँ पे रहती थी। थोड़ा सा मैं ये दाएं तरफ कैमरा घुमा रही हूँ तो ये जोधा बाई का मंदिर है, कृष्ण मंदिर, जहाँ पे वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अकबर से प्रॉमिस लिया था कि वो मंदिर में पूजा करेंगे, तो उनके लिए स्पेशल ये मंदिर बनाया गया। ये वजह आप देख रहे हैं, ये तुलसी जी का यहाँ पे उनका पौधा था। और ये मैं सामने आ गई, ये उनका रहने का, गर्मी में रहने का महल था। और ये चारों तरफ उनकी दासियाँ रहती थी। और रात में जो स्पेशल एक उनके लिए एक स्पेशल सेना थी, वो उनकी रक्षा करती थी। तो पूरा महल जो है दासियों से भरा। दोस्तों अभी सामने दिख रहा है ये बुलंद दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा का महत्व ये है कि अकबर ने इसको 1601 ईस्वी में बनवाया था, क्योंकि उसने अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया था। ये दरवाज़ा बहुत ही ऊंचा है, बहुत शायद आई थिंक ये बिगेस्ट है इंडिया में। और इसकी ऊंचाई है 176 फीट और 90 फीट इसकी चौड़ाई है। और ये बहुत लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट में से एक है। और इसे राजा ने बनवाया था, अकबर ने 1601 ईस्वी में। तो काफ़ी ही मनमोहक है ये, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये है बादशाही दरवाज़ा, जो कि ठीक देखिए आप, ये बुलंद दरवाज़ा है और इसके सामने है ये बादशाही दरवाज़ा। यहाँ से बादशाह का शाही परिवार आता था शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने के लिए इस जामा मस्जिद में। और आप ये देख सकते हैं इसका प्रांगण कितना बड़ा है, कितना विशाल है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं पंचमहल के पास। ये एक बहुत ही फेमस मुग़ल का एक स्मारक है, मुग़लों द्वारा बनाया हुआ है। और इसके ठीक सामने आप एक गार्डन देख सकते हैं। उस ज़माने में यहाँ पे बहुत ही मतलब प्रसिद्ध जो रोज़ और जैस्मिन के यहाँ फ्लावर्स रहते थे। तो शाम में राजा अकबर जो हैं वो सामने आप जो पंचमहल देख रहे हैं उस महल में बैठते थे अपनी रानियों के साथ। और ये एक इंटरटेनमेंट पर्पस से बना रहता था, क्योंकि ठीक सामने उसके एक बड़ी सी झील भी है, जो झील अभी सूख गई है। तो बहुत सोच समझ के ये जो मोनूमेंट है बनाया गया है। तो अभी हम आ गए बिल्कुल पंचमहल के बहुत ही करीब। और यहाँ से देखिए पंचमहल का कितना खूबसूरत व्यू दिख रहा है। सामने पंचमहल और ये सामने उसके गार्डन। दोस्तों ये जगह है दीवाने आम। यहाँ पे राजा अकबर अपने जितने भी नौरत्न थे उनके साथ बैठते थे। और यहाँ देखिए पूरी उनकी जनता बैठती थी और जनता के पूरे कारनामों का हिसाब किताब देखा जाता था। अगर उसमें कोई भी गलत पाया जाता था तो उसको यहाँ पे सज़ा दिया जाता था। और ये देखिए काफ़ी, अभी तो हालांकि बहुत ग्रीनरी है, बट उस ज़माने में यहाँ पे ग्रीनरी नहीं था, तो उसके लिए फिर ऊपर में बांधने के लिए यहाँ पे सेट किया जाता था। और ये देखिए यहाँ पे राजा बैठते थे अपने नौरत्नों के साथ। बहुत ही खूबसूरत जगह है।
दोस्तों अभी हम आ गए हैं राजा अकबर के मंत्रालय या कैबिनेट वाली जगह, जिसे दीवाने खास कहा जाता है। ये थोड़ा ऊपर बना हुआ है ताकि राजा की जान को खतरा ना होवे, और यहाँ वो अपने नौरत्न के साथ बैठ कर के विचार विमर्श करते थे। उनके साम्राज्य से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आती थी उसके बारे में वहाँ पे वो शॉर्ट आउट करते थे, उनसे विचार विमर्श करते थे। और दीवाने आम का तो पहले ही हमने बता दिया है कि वहाँ पे वो अपनी प्रजा की बातें सुनते थे। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही खूबसूरत है, और इसे जानबूझ करके ऊपर की तरफ राजा का सिंहासन, वो राजा को बैठने का ऊपर जगह था ताकि कभी भी उनकी जान को खतरा ना आए। तो जल्दी से मैं आपको इस जगह का एक क्विक टूर देती हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है। ये है वो स्नान कुंड जहाँ पे सारी रानियाँ स्नान करते थे, और ये पूरा जल से भरा रहता था, और इसमें हर तरह के फूल वगैरह डले रहते थे। दोस्तों ये है रुकैया बेगम का, जो उनकी धर्म पत्नी थी अकबर की। अभी हम उस जगह पे आ गए हैं, और ये उनका बेडरूम है जो कि हीरे जवाहरात से और ये बहुत ही महंगे महंगे पत्थरों से पूरा जड़ा हुआ था। लेकिन ब्रिटिश काल में, आप ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। ये देखो एक बर्ड बनी हुई है, लेकिन बर्ड का जो सर है ना वो गायब है। तो सर का जो पार्ट है ना वो ब्रिटिश काल में ना वो निकाल के ले गए, क्योंकि उसमें हीरे जवाहरात और महंगे महंगे जो ये थे वो जड़े हुए थे। ये देखिए ये रुकैया बेगम का ये शयन कक्ष है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं सामने, आप देखिए एक 3 मंजिल की एक इमारत है, एक महल है, जहाँ पे राजा अकबर जो है अपनी पत्नियों के साथ बैठते थे। और ये जगह है, आप देखिए कुंड के बीच में सामने में एक जगह है जहाँ तानसेन मतलब अपना प्रस्तुति देते थे, और ये चारों तरफ उनकी आवाज़ जो है गूंजती थी। और ये जब पानी देख रहे हैं, ये पानी इस तरीके से कुंड यहाँ पे था कि जब वो गाते थे तो चारों दिशा में उनकी आवाज़ गूंजती थी। और जब तानसेन रियाज करते थे, गाना प्रस्तुत करते थे, तो जब उनका जो मेघ राग था और एक और दीपक राग, उनका मेघ राग और दीपक राग से दोस्तों बारिश होने लगती थी। और जो दीपक राग जब वो गाते थे तो पूरे दिए जल जाते थे। तो ये एक बहुत ही इतिहास की एक बहुत ही फेमस जगह है। दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ राजा अकबर के शयन कक्ष में, जिसे ख्वाबगाह के नाम से भी जाना जाता है। और नीचे का जो फर्श है उसमें पानी भर दिया जाता था, और तरह तरह के खुशबू वाली जो है फूल हैं उनको डाल दिया जाता था, ताकि राजा जो है बहुत अच्छे से आराम से चैन से सो सके। और दासियाँ पूरे टाइम उनको पंखा झलते रहती थी इस जगह पे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं, ये आप देख सकते हो सामने एक मोनूमेंट है, एक बिल्डिंग है। ये बिल्कुल आपको आमेर किला जैसा दिख रहा है। सामने आप बालकनी एक देख रहे हैं, तो बिल्कुल राजपूताना स्टाइल में वो बना हुआ है। राजस्थान के भी जो किले हैं वहाँ पर भी ऐसे ही, इसे झरोखाए दर्शन या बालकनी भी बोल सकते हैं। ये प्राइवेसी के लिए बना, वहाँ पे गार्ड लोग खड़े होकर के मतलब महल की सुरक्षा करते थे। और जब रानियों को तो बाहर आना रहता तो रानियाँ इस बालकनी में आती थी। तो ये चूँकि जोधाबाई राजपूत थी, तो इसीलिए राजपूताना आप आर्किटेक्ट भी मतलब उसकी भी एक झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग आज फतेहपुर सिकरी आए थे, और हमारे साथ हमारे टूर गाइड थे अंसार कुरैशी जी, और इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन हम लोग को दिया, एक एक चीज़ की बारीकियाँ समझाई। पुराने कम से कम 46 to 50 पॉइंट्स हैं इसमें, और इन्होंने सभी पॉइंट का पूरे हिस्टोरिकल उसका क्या वैल्यू है और उसको पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्होंने मुझे समझाया।
और ये बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका हम लोग मोबाइल नंबर दे देंगे। कभी आप जब फतेहपुर सिकरी आते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये काफ़ी बहुत ही सभ्य सौम्य व्यक्ति हैं, कृपया ज़रूर कांटेक्ट करें इनसे। शुक्रिया। अब ये एक आप शायरी सुनाएंगे कि सहर करो चमन की करो बाजार में क्या रखा है, कत्ल करो निगाहों से तलवार में क्या रखा है, कि वो शमा बेकार है जिसमें उजाला ना हो, वो हुस्न बेकार है जिसका कोई चाहने वाला हो। धन्यवाद। वाह वाह, काबिल तारीफ, थैंक यू। तो दोस्तों फतेहपुर सिकरी घूमने के बाद अब हम निकल गए हैं आगरा फोर्ट के लिए। तो लगभग हम आगरा में इंटर कर गए हैं। बाई रोड ही हम गए थे, तो अब बस आगरा फोर्ट पहुंचने ही वाले हैं।